वंदे मातरम साथियों, मैं दीपक चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं राजस्थली क्लासेज में। धीरे धीरे आप सभी जुड़ जाइए। आज अपन जो क्या क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही थी उसी के अंदर अपने पास में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक अपने पास में क्या है मेरे प्यारे साथियों, वही है जो ये बोर्ड के ऊपर लिखा गया है। कौन से वाला लिखा गया है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्वेश्चन सीरीज में लेके आया हूं आपके साथ में। ठीक है, कल अपन ने जो पढ़ाया था वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, और आज जो पढ़ाऊंगा वो भी जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर आपकी हर एग्जाम के अंदर मिलेगा, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो आज का जो अपन पहले वाला जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों। देखो कितना सरल सा है। मैंने कल अनाउंस कर दिया था आपको कि कल मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा। तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ के आए होंगे उसके बारे में। ठीक है ना। चलो, बहुत सारे लोग बोले गुड इवनिंग मैम। चलो साहब, इस वाले में अपने पास में पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, आप मेरे को कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और डेमेट्रोलॉजी। कौन से वाला आएगा? कौन से वाला आएगा बताइए मेरे को कमेंट करके। धीरे धीरे आप सभी जुड़ जाइए। बहुत सारे लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। क्या दिया मेरे पास में? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक बार मेरे को बताइए, आप इस वाले का कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन कमेंट करके बताना आप मेरे को। ठीक है ना। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? इस वाले का होमवर्क मैं आपको देता हूं कि माइकोलॉजी किसे कहते हैं। माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इसका कमेंट करके जरूर बताना। ऑफलाइन कमेंट मेरे को करके बताना कि माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। पहले वाला क्वेश्चन था तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यह समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों। आगे वाले पे चलें क्या अपन? चलो साहब, अरे लाडलो, समझ में आ गया ना। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। आगे वाला क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय कौन करता है? मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन और समन्वय कौन करता है? बताइए आप मेरे को कमेंट करके। अंतःस्रावी ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, दोनों या फिर कोई नहीं? कौन से वाला सही होगा और कौन से वाला सही नहीं होगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गुड इवनिंग। रेणु यादव जी बता रहे हैं गुड इवनिंग मैम। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, मानव शरीर के सभी अंगों का, मतलब बॉडी में जितनी भी हलचल होती है, जितने भी कुछ भी होता है, अपन कुछ भी काम करते हैं, सपोज करो अपने पास में किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो अपने पास में वहां से दूर हट जाता हाथ, या फिर अपने को स्वाद का चखना, किसी भी चीज के बारे में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में कौन ज्ञात करवाता है अपने को? अपने शरीर को कौन बताता है कि ये गलत है, ये सही है? मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय और संचालन कौन करता है? देखो अपने पास में कौन से वाला करता है, कमेंट करके बताइए मेरे को। सबसे पहले अपने पास में तंत्रिका तंत्र भी करता है साहब। कौन से वाला करता है? तंत्रिका तंत्र भी करता है। दूसरे वाला अंतःस्रावी ग्रंथि भी करती है। ये दोनों अपने पास में जितना अपने शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटियों को कौन कौन दर्शाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि दर्शाती है, अंतःस्रावी तंत्र दर्शाता है, और दूसरे वाला तंत्रिका तंत्र, दोनों के दोनों बताते हैं अपने पास में। ठीक है ना। जैसे अपने पास में क्या होता है, भूख लगने लग जाती है तो अपने पास में कौन बताता है? तंत्रिका तंत्र के बारे में अपने पास में कमांड जाती है। क्या कमांड जाती है? कि अपने को भूख लगी है, उस टाइम अपने को खाना खाना चाहिए। सर्दी लग रही है तो अपने को कपड़े पहनने चाहिए। वैसा का वैसा सिस्टम कौन करते हैं? अंतःस्रावी तंत्र करता है और दूसरे वाला तंत्रिका तंत्र करता है। ये वाला जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। ये जिसका सही आया है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये नहीं करवाओगे? फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर करवाएंगे मैम, नो टेंशन। अभी बायो का पार्ट चल रहा है, बायो के पार्ट के जैसे ही पूरा हो जाने के बाद में मैं आपसे पक्का कह रहा हूं कि जो सीरीज चलेगी अपने पास में, मैं फिजिक्स के लेके आऊं या फिर केमिस्ट्री के लेके आऊं। मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी वाली टेस्ट सीरीज लेके आऊं मैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलो, इस आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथ में? आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग बोले सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया। स्क्रीनशॉट ये लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। कितने प्यारे प्यारे सवाल आ रखे हैं, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वाला बोलता है, तीसरे वाला क्वेश्चन बोलता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई
को आधारभूत क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए आप मेरे को। क्या कर रहे हैं इस वाले में? इस वाले में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं मेरे को बताइए, क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। अब अपने पास में तंत्रिका तंत्र और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यह जिसका सही आया है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए। बहुत सारे, रेणु जी का आंसर सही आया है, अनीता जी का सही आया है, मुकेश जी का सही आया है, मोनिका जी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं मैम, गुड इवनिंग हो रखी है अभी फिलहाल। अपने पास में न्यूरॉन्स तंत्रिका कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को या फिर आधारभूत या फिर मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यह जिसका सही आया है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, चलें क्या आगे वाले पे? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो साहब समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, तो वैसे ही सोल्व नहीं होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे इसका आंसर आराम से मिल जाएगा आपको। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्त दाब आता है। ठीक है, क्या आएगा मेरे साथियों? रक्त दाब आएगा, रक्त दाब, हृदय धड़कन आ जाएगा की गति का नियमन करता है। अब अपने पास में सबसे पहले कौन से वाला करेगा? अब अपने पास में कौन से वाला करेगा? सबसे पहले मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने उगलने और नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्त दाब, हृदय धड़कन की गति का नियमन करता है? कौन से वाला ऑप्शन साथ में आएगा? कमेंट करके बताइए मेरे को, कौन से वाला आएगा? देखो अपने पास में कौन से वाला आएगा? सबसे पहले अपने पास में आएगा सेरिबेलम आएगा, सेरिबेलम आएगा। ठीक है ना, देखो इसके ऊपर अपने पास में क्या करते हैं, एक सेरिबेलम एक काम करता है, सेरिबेलम जिसको या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं, प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है सेरिबेलम को। प्रमस्तिष्क ये करता है जिसमें अपने पास में कुछ भी कमांड नहीं कर सकते, जैसा जो होना है प्रकृति में वैसा होके रहेगा। अपने पास में क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं, इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अगर भूख लग रही है ना अपने पास में, तो उस पर थोड़ा बहुत अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पर कौन सा वाला मस्तिष्क काम करेगा? प्रमस्तिष्क काम करेगा। ठीक है ना, कौन सा वाला काम करेगा? सेरिबेलम आएगा। इस वाले में अपने पास में कौन सा आएगा? श्वसन गति, रक्त दाब, हृदय धड़कन या फिर गति का नियमन कौन करता है? सेरिबेलम करता है। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। यह जिसका सही आया है, बहुत सारे, रेणु जी का सही आया, सुनीता जी का सही आया है, सचिन जी का सही आया है, प्रिया जी का सही आया है। मतलब आप धीरे धीरे आपको आज पढ़ के आए हो, कौन सा वाला टॉपिक पढ़ के आए हो? तंत्रिका तंत्र पढ़ के आए हो। ठीक है ना, इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो सरकार, समझ में आ गया? आगे वाला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? मतलब आज बढ़िया तरीके से तैयारी करके आए हो, जितनी भी अस्तर शस्त्र तैयार करके आए थे, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक बता दिया था कि अपन कौन सा वाला करेंगे। मैंने आप सभी को पहले कल ही अनाउंस कर दिया था कि तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? अब अपने पास में क्या होता है, मानव के जन्म के बाद में किस ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता? बताइए आप में, तरल संयोजी, कंकाल, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स या जनन पेशी, कौन से वाली होगी और कौन से वाला साथ नहीं देगा? बताइए आप मेरे को, कौन से वाला साथ होगा और कौन से वाला साथ नहीं देगा? मानव शरीर के किस ऊतक में कोई भी जन्म के बाद में कोई भी कुछ में काम नहीं होता? सबसे पहले मेरे को बताइए, तरल संयोजी नहीं होता। ठीक है साहब। कंकाल तो क्या होता है, जैसे सपोज करो बंदे की हाइट इतनी थी, फिर इतनी बढ़ गई, फिर इतनी बढ़ गई, उसके में विकास हो रहा है ना उस वाले में। और जनन और पेशी वाले में भी बढ़ता है भाई साहब, जनन ग्रंथियां धीरे धीरे बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। उसी प्रकार से सिर्फ एक ही चीज है जिसके अंदर जन्म के बाद में कोई भी कोशिका, कोई भी ऊतक में विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। कौन से वाला नहीं होता? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स। ठीक है ना, वैसा का वैसा ही रहता है और सारों में चेंज होता है। इस वाले में भी चेंज होगा और इस वाले में भी चेंज होगा और इस वाले में भी चेंज होगा। मेरे प्यारे साथियों, कौन से वाला सही आया? सी वाला साथ में दिया। कौन से वाला साथ में दिया गया? सी वाला साथ में दिया गया, तंत्रिका तंत्र वाला, तंत्रिका तंत्र वाला। और ये सारे के सारे गलत निकल गए। कौन से वाले निकले मेरे प्यारे साथियों? तंत्रिका तंत्र ही होता है जो जन्म के बाद में इसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता, जो होना होता है वो पहले ही हो लेता है और बाद में कुछ भी नहीं होता।
ठीक है ना। और ये सारी की सारी जो नीचे वाली थी, जैसे जनन्य हो गई, पेशी हो गई, कंकाल हो गई, तंत्रिका संयोजी हो गई, इन सभी में चेंजमेंट होता रहता है और इस वाले में चेंजमेंट नहीं होता। समझ में आ गया होगा। दीपा जी का आंसर सही आया है, डीके जी का भी सही आंसर आया है। चलो साहब, आगे वाला क्या कहता है, आगे वाला क्या कहता है मेरे लाडलो। ये वाला तो कितना सरल सा क्वेश्चन है। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जिसकी सबसे पहले एक बात बता देता हूं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। इतना समझ में आ गया। इस वाले में देखो, इसने आगे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? दो दे रखे हैं। पहले वाला दे रखा है कितनी? 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 90 सेंटीमीटर होती है। इतना समझ में आ गया। लेकिन इस वाले में पूछा गया कि कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, स्पर्म होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, या फिर अंडाणु होती है? कौन सी वाली होती है? कमेंट करके बताइए मेरे को, कौन सी वाली होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखो अपने पास में शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं होगा साहब, ये तो अपने पास में मानव से रिलेटेड थोड़ी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? 90 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है। अपने पास में स्पर्म की नहीं होगी, ना ही अंडाणु की होगी। ठीक है, अपने पास में ये जनन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। ये दोनों के दोनों जनन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। कौन कौन से? स्पर्म और अंडाणु दोनों के दोनों अपने पास में जनन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। और ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ये वाला अपने पास में, ये मानव से रिलेटेड नहीं रखता। बचता क्या है अपने पास में? एक ही ऑप्शन बचता है। कौन से वाला बचता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये अपने पास में ऑप्शन का आंसर दे देता है अपने पास में। और ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा और सारे के सारे गलत होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले ऑप्शन के अंदर, इस वाले ऑप्शन के अंदर स्पर्म और अंडाणु तो क्या बताते हैं? स्पर्म और अंडाणु होते हैं, वो जनन क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो अपने पास में किस में भाग लेता है? ये वाले जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये मानव से रिलेटेड नहीं रखता, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये बी वाला और ये सी वाला और ये डी वाला तीनों के तीनों बेवफा निकल जाते हैं। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ये जिसका सही आया है, ये जिसका सही आया है वो मेरे को बताइए। देखो, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो आप आंसर क्या देके आओगे? 90 सेंटीमीटर देके आओगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो तो साहब आगे वाले में बात करते हैं। आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला भी सरल सा कहता है, बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति नहीं आएगी, तर्क शक्ति आएगी। तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्यागना, मल त्यागना आदि का केंद्र बिंदु स्थित होता है। कहां होता है? देखो अपने पास में बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति और रोना, हंसना, मूत्र त्यागना, मल त्यागना आदि का केंद्र बिंदु कहां होता है? इन क्रियाओं के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? सेरिबेलम का होता है, फिर सेरिबेलम या फिर मस्तिष्क का होता है, फिर कौन से वाले का होता है, या फिर मध्य मस्तिष्क का होता है? कौन से वाले का काम होता है? बताइए आप मेरे को, कौन से वाले का होगा? सब लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। कौन से वाला होगा? सेरिब्रम का होगा, सेरिब्रम का होगा। परम मस्तिष्क का काम होगा, परम मस्तिष्क का काम होगा। परम मस्तिष्क का काम किस पे होगा? इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? परम मस्तिष्क काम करता है। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आगे वाला एकदम बढ़िया से सवाल है। देखो कितने बढ़िया सवाल आ रहे हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखो अपने पास में कितना सरल सा सवाल है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने में किया जाता है? हार्ट को, ब्रेन को, आइज को, किसको किया जाता है? बताइए आप मेरे को, इस वाले में किसको किया जाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अपने पास में मैंने आपको बताया था किसके में? ब्रेन के रूप में काम करेगा। ब्रेन की गतिविधि अपने पास में, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अपने पास में इसका उपयोग किया जाता है। किसका काम किया जाता है? ईईजी का। ठीक है ना। चलो एक ईई आ जाता है, एक दूसरा आ जाता है ईसीजी का भी आ जाता है। देखो ये वाला अपने पास में किसका काम करेगा? ये वाला अपने पास में करेगा किसका कब? ये अपने पास में ब्रेन का काम करेगा। ब्रेन की जो भी गतिविधि हो रही है ना उसके बारे में बताएगा। लेकिन जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस वाले में अपने पास में क्या आएगा? हृदय के बारे में, हृदय में जो भी घटना हो रही है उसके बारे में ये जानकारी देगा। कौन से वाला? ईसीजी। और ये वाला ईईजी वाला कौन करेगा? ब्रेन के रूप में काम करेगा। इतना जिसको समझ में आ गया, इसको
इस वाले को समझ में आ गया ना? बहुत सारे, सौरभ जी का आंसर सही आया, देखो सौरभ जी का आंसर सही आया है, ये समझ में आ गया। एक तो ईईजी होता है और एक ईसीजी होता है। ईसीजी होता है वो हृदय के बारे में बताएगा और ईईजी होता है वो ब्रेन के बारे में बताएगा। इस वाले का समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। चलो आगे वाला क्या कहता है लाडलो? अरे समझ में तो आ रहा है ना? जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। सोने लग गए क्या? अरे सोना नहीं है, सोओगे तो सपने पूरे कैसे होंगे? माँ बाप के सपने पूरे करने अपने को, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा, तभी वो सपने पूरे होंगे। चलो आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला कितना प्यारा सवाल दिया एग्जामिनर ने। दो तंत्रिका कोशिकाओं को मिलाने के स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उन दोनों के स्थान जहां पे वो मिलती हैं उस वाले स्थान को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए कौन से वाला होगा और कौन से वाला सही नहीं होगा, कौन से वाला गलत होगा। दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं के मिलने वाले स्थान को कहा जाता है। अब सपोज करो एक तंत्रिका कोशिका ये वाली है और एक तंत्रिका कोशिका ये वाली है। अब यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, इन दोनों पे मर्ज हो रही हैं, दोनों एक दूसरे में मिल रही हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? मेरे को बताइए, कमेंट करके बताइए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने वाले उस स्थान को क्या कहते हैं जहां पे दो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं? कमेंट करके बताइए। इस वाले मन पास में कौन से वाला आएगा? सिनेप्स आएगा, सिनेप्स आएगा, सिनेप्स आएगा। कौन से वाला आएगा? सिनेप्स आएगा मेरे साथियों। जहां दो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं उस वाले जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? सिनेप्स कहा जाता है। ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। बहुत सारे लोगों का आंसर, रीना जी का सही आया है, निर्मल जी का सही आया है, ठीक है, सपना जी का, महेंद्र जी का भी सही आया है, विशाल जी का भी सही आया है। मतलब आपको समझ में आ रहा है। क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके मिलने वाले स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलो सब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आज अपना जो कंकाल तंत्र चल रहा है या तंत्रिका तंत्र चल रहा है, कंकाल तंत्र अपने कल कर लिया था। कल अपने कौन सा टॉपिक किया था? कंकाल तंत्र किया था। अगर किसी का छूट गया हो, किसी ने क्लास नहीं ली हो, तो कंकाल तंत्र वाली क्लास जरूर लेना मेरे साथियों। उसमें से आपको जरूर एक ने दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है मेरे लाडलो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में मरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अंदर मरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अंदर मरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी या फिर 21 जोड़ी? कौन से वाला ऑप्शन साथ में देगा और कौन से वाला बेवफा हो जाएगा? कमेंट करके बताइए मेरे को। जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए मेरे साथियों। जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, देखो मनुष्य में मरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कितना सरल सा सवाल है। कुछ लोग बता रहे हैं सर 12 होगी, कुछ बोल रहा था ना 21 होगी। नहीं मेरे साथियों, दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपके बहुत सारे लोग सर बोले सर पटवारी में भी आएगी। हाँ जरूर, पटवारी के अंदर भी आएगी। ऐसी कैसी साइंस आपको पटवारी में भी मिलेगी, ग्राम सेवक में मिलेगी। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो साहब, बहुत सारे लोगों का आंसर कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। अरे नहीं लाडलो, कौन से वाला होगा? अब अपने पास में 31 जोड़ी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मनुष्य में मरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। बी जी जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। प्रियंका जी का आंसर सही आया है, डीके जी का आंसर सही आया है, चलो महेंद्र जी का भी सही आया है। इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आगे वाला क्वेश्चन भी कितना सरल सा है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? कमेंट करके बताइए मेरे साथियों। मानव मस्तिष्क के अंदर कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 7 जोड़ी और 3 जोड़ी। कुछ लोग क्या बता रहे हैं? पहले वाले क्वेश्चन को रटा रटाया बता रहे हैं। रटा रटाया नहीं है मेरे साथियों। अब की बार कौन से वाला साथ नहीं देगा मेरे साथियों? ना तो बी वाला साथ देगा और ना डी वाला साथ देगा और ना ही सी वाला साथ देगा। कौन से वाला साथ देगा? ओनली 12 जोड़ी। जी जिसका सही आया है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए। नीलम जी का सही आया है, शर्मा जी का सही आया है, अंशु जी का सही आया है, दिनेश जी का सही आया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कौन से वाला आएगा? 12 जोड़ी आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय कोशिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती है मेरे साथियों।
ठीक है। और एक पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। पहले वाला क्वेश्चन था कि मानव मस्तिष्क में, मनुष्य में मरु मस्तिष्क मरुतंत्रिकाएं कितनी होती हैं? मरुतंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। लेकिन आगे वाला सवाल क्या कहता है? आगे वाला यह कहता है कि मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मेरे साथियों? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। यह जिसका सही है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए। सौरभ जी का सही आ रहा है, प्रियंका जी का सही आ रहा है, दुर्गेश जी का सही आ रहा है। ठीक है मेरे लाडलो, चलो साहब आगे वाला क्या कहता है? कितना बड़ा सवाल आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े सवाल होंगे उतना ही छोटा आंसर होगा, देख लेना चाहिए कभी भी आप। देखो इस वाले में क्या कहता है? मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है? अब देखो अपने पास में क्या होता है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये इसका मस्तिष्क है। कितना ग्राम होता है? 300 होता है, ठीक है। अपने पास में इस वाले मस्तिष्क के अंदर अपने पास में कितनी लेयर पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? इस वाले के अंदर अपने पास में कितनी लेयर पाई जाती है? दोबारा से मैं आपको बताता हूं। देखो मानव मस्तिष्क होता है ना, मानव मस्तिष्क के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। ये सपोज करो मस्तिष्क है, एम है। अब इसके अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। कौन सी वाली? 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। एक ये वाली लेयर होगी इसके चारों तरफ। दूसरी वाली लेयर कौन सी होगी मेरे साथियों? दूसरी वाली ये वाली लेयर होगी, ये वाली लेयर होगी। अब इसमें से बताया गया कि सबसे भारी वाली ये वाली इस वाली झिल्ली का नाम क्या होगा? इस वाली झिल्ली का नाम क्या होगा? कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वाली होगी, कौन सी वाली नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा। अब अपने पास में कौन सा होगा? ड्यूरामीटर होगा। ड्यूरामीटर, बाहर वाली झिल्ली ड्यूरामीटर होगी। कौन सी वाली होगी मेरे लाडलो? ड्यूरामीटर। जो बाहर वाली जो आएगी इसमें आएगी कौन सी वाली? ड्यूरामीटर। ड्यूरा अपने पास में क्या आएगी मेरे साथियों? अपने पास में आएगी ड्यूरामीटर, ठीक है। बाहर वाली जो झिल्ली है वो ड्यूरामीटर आएगी। और ये अपना क्या है? ये अपना क्या है? मस्तिष्क है। क्या है अपने पास में? मस्तिष्क है मेरे लाडलो। इतना समझ में आ गया? मस्तिष्क है। इतना जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चलेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर, सौरभ जी का आंसर सही आया है। कौन से वाला आएगा? ड्यूरामीटर आएगा। ड्यूरामीटर आएगा। मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियां पाई जाती हैं। मानव मस्तिष्क होता है उसके अंदर 3 प्रकार के आवरण होते हैं। उस वाले जो बाहर का जो आवरण होता है वो आता है ड्यूरामीटर। समझ में आ गया मेरे साथियों? चलने के आगे वाले पे चलो तो साहब। आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला कुछ नहीं कहता। 2 माइलिन आछंदों के बीच में स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है? 2 माइलिन आछंदों या के बीच में स्थित गैप को क्या कहा जाता है? सबसे पहले मेरे को बताइए कमेंट करके। ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए गए हैं। 2 माइलिन आछंदों को के बीच को स्थित गैप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे को बताइए, क्या कहा जाता है? अब अपने पास में कौन से वाला साथ देगा? ना तो अपने पास में बी वाला साथ देगा, ना ही लाडलो ए वाला साथ देगा, ना सी वाला साथ देगा। रेनवियर की नोड कहते हैं। रेनवियर की नोड किसको कहा जाता है? रेनवियर की नोड ये कहा जाता है कि 2 माइलिन आछंदों के बीच स्थित गैप को या संधि को क्या कहा जाता है? रेनवियर की नोड कहा जाता है। अब सपोज करो ये एक नोड है, दूसरे वाला एक नोड ये है। इन दिनों के बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप को क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है। रेनवियर नोड कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। रेनवियर नोड कहेंगे। समझ में आ गया? रेनवियर नोड कहेंगे। ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। समझ में आ गया मेरे लाडलो? चलो तो साहब इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला भी सवाल कितना मस्त सवाल है, देखो। चलो, वह पदार्थ जो प्रेरणा और युग्म बंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर पेशीय से संवहन करता है, कौन से वाला करता है? कौन से वाला आएगा? अब मेरे को इस वाले का ऑप्शन बताइए। एसिटिक कोलिन, एसिटिक अम्ल, एपिथोरेमस या फिर सेरिबेलम। कौन से वाला आएगा और कौन से वाला नहीं आएगा? कौन से वाला आएगा? एसिटिक। बहुत सारे लोगों के आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। एसिटिक इस वाले में कौन सा आएगा? अब इस वाले में अपने पास में आएगा एसिटिलिक कोलिन आएगा। एसिटिलिक कोलिन आएगा। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है मेरे साथियों, ठीक है। चलें क्या आगे वाले पे? इस वाले पे सही आया है।
मतलब आप लोगों ने तो क्या कर दिया, मौज कर दी, लठ गाड़ दिया अब की बार तो, क्या बात है। चलो तो साहब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों। अब अपने पास में ये कहता है कि मानव के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है। मानव का जो मस्तिष्क होता है ताप नियामक केंद्र कौन सा होता है। अब अपने पास में थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है या फिर सेरिबेलम होता है। मानव मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र कौन सा होता है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन से वाला साथ देगा और कौन से वाला साथ नहीं देगा। देखो मानव मस्तिष्क के अंदर अपने पास में ताप नियामक जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। कौन से वाला होता है मेरे साथियों, हाइपोथैलेमस होता है। कौन से वाला, हाइपोथैलेमस। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। और जो नए बंदे जुड़े हैं ना, मैं आप उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे आगे वाले जो लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है उनको पढ़ने की सुविधा जरूर मिले। आपको तो यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना, तो वाले में हाइपोथैलेमस होगा मेरे साथियों, ठीक है। आगे वाले पर चर्चा करेंगे अपन। इस वाले का एक बार आप इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है। आगे वाला कुछ नहीं कहता। मानव मस्तिष्क की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मानव मस्तिष्क की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अब सपोज करो क्लास में क्या होता है, क्लास में एक टीचर होता है, ठीक है ना। जब आप क्या करेंगे, रीट का एग्जाम दोगे, जब पास हो जाओगे ना तो टीचर बन जाओगे। जब आपका मन होगा तब वैसे उस हिसाब से क्लास को चलाओगे। उसी हिसाब से अपने पास में एक मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क में एक मास्टर ग्रंथि होती है। उस मास्टर ग्रंथि को जैसा वो मास्टर ग्रंथि चाहेगी उस हिसाब से चलाएगी उस चीज को। तो अपने पास में कौन सी वाली होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, एड्रेनल ग्रंथि होगी, हाइपोथैलेमस होगा, फिर थायराइड होगी। अब कौन सी वाली होगी, देखो थायराइड अपने पास में गले में मिलती है, ये तो वैसे ही चली गई। कौन सा वाला ऑप्शन साथ में देगा और कौन से वाला नहीं देगा। अब देखो अपने पास में मानव मस्तिष्क में वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। मानव मस्तिष्क की वास्तविक, अब पीयूष ग्रंथि में नहीं होगी साहब, नहीं होगी ना। और ये वाली ना तो एड्रेनलिन ग्रंथि होगी, कौन से वाली बचेगी, हाइपोथैलेमस बचेगी, हाइपोथैलेमस बचेगी। कौन से वाला सही आएगा, सी वाला सही आएगा मेरे मास्टरों, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले में ये बताया गया था कि मानव मस्तिष्क की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, जिससे मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चलता हूं। समझ में आ गया बहुत सारे लोगों के। महेंद्र जी को सही आ गया, देखो प्रियंका जी का सही आया है, सोनू जी का भी सही आया है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं। चलो आगे वाले में क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन कितना मस्त देखो। आगे वाला ये कहता है कि सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है, सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है, सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका कौन सी है, बताइए आप मेरे को। सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका कौन सी है, कमेंट करके बताइए मेरे को। सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका कौन सी है मेरे लाडलो। बेगस तंत्रिका कौन सी वाली आएगी, बताइए आप मेरे को। देखो कौन सी वाली, बहुत सारे लोगों ने तो तुक्का मार दिया। सौरभ जी ने भी तुक्का मारा है, क्या बात है। अंशु जी ने तुक्का मारा है। देखो बेगस तंत्रिका होती है, सबसे बड़ी कपाली जो तंत्रिका होती है वो कौन सी वाली होती है, बेगस तंत्रिका होती है। ये जिसका सही आया है वो मेरे को थम्स अप करके बताइए। देखो ये वाला तो वैसे ही नहीं होगा, टांग का क्या लेने देना, कुछ नहीं लेने देना ना। तो अब ये वाला भी नहीं है, तो अपने पास में कौन सी वाली होगी, बेगस से बोगस बन जाता है, बोगस वाली सिस्टम से अपने पास में क्या आएगा, सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका आ जाती है बेगस, ठीक है ना। कौन सी वाली आएगी, बेगस तंत्रिका आएगी। आगे वाले पे चले क्या, इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। अक्षय कुमार जी का आंसर सही आया है, सौरभ जी का सही आया है, ठीक है। सौरभ जी बता रहे हैं कि सर ये पीछे वाला गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का गलत हो गया तो आगे वाला क्वेश्चन तो आप सभी ने सही किया है ना मेरे साथियों। चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है अपने पास में, आगे वाला क्या कहता है। अब देखो मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, बताइए आप मेरे को। मानव का मस्तिष्क का भार, अरे लाडलो तुम्हारा मस्तिष्क का भार कितना है वो बताओ। पढ़ाई में जितना यूज में लोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा अपने पास में, ठीक है ना। अब मेरे को ये बात बताओ, जितना पढ़ोगे उतना ही डेवलप होगा इस दिमाग को। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, बताइए आप मेरे को। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, अरे इस ऊपर वाले का दिमाग कितना होता है, इसका भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, बॉडी में नहीं, मैं इस वाले का पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने क्या बता रहे हैं, सर 1000 ग्राम होता है, सर 200 ग्राम, 2000 ग्राम होता है। नहीं लाडलो, कितना होता है, मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1300 ग्राम होता है। कितना होता है मेरे साथियों, 1300 ग्राम होता है। बहुत सारे लोगों के आंसर सही भी आए हैं, कुछ के गलत भी आए हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने गलत आंसर दिए हैं ना उनको उनके दिमाग का भार ही नहीं पता,
तो क्या करोगे जिंदगी में। पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में जब आ जाए ये क्वेश्चन तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये गलत मत करके आना कि मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1300 ग्राम होता है मेरे साथियों। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है। आगे वाला कुछ नहीं कहता। देखो भूख प्यास, अरे प्यार का नाम आते देखो कितना खुश हो गए। भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है। इस वाली चीजों पर कौन कंट्रोल करता है, कौन से वाले पर करता है। भूख, अपने को भूख लग गई, अपने को प्यास लग गई, अपने को प्यार हो गया, या फिर अपने को क्रोध आ गया, या फिर अपने को किसी से घृणा है, या फिर इन सभी का केंद्र बिंदु कौन सा होता है। इसका केंद्र कहां पाया जाता है, हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में, या सेरिबेलम में, या फिर सेरिबेलम में। कौन से वाले में मिलेगा, कौन से वाले में मिलेगा, कौन से वाले में मिलेगा बताइए मेरे को। अरे ये सारे के सारे काम ये हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ये बताता है कि अपने को भूख लग गई है तो अपने को खाना खाना चाहिए, अपने को प्यास लगी है तो अपने को पानी पीना चाहिए, और अपने को प्यार हो गया तो ये वाला हाइपोथैलेमस बताएगा। अपने को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस ही बताएगा। अपने को किसी आदमी से करना या किसी चीज से करना है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस आपको जवाब देगा कि आपको इससे ये है, इससे ये है। समझ में आ गया। ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई बेवड़ो, क्या दे रखा है, बेवड़ों के लिए क्वेश्चन आ गया है। शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। देखो अपने पास में जब आदमी शराब पी लेता है ना तो वो बोलता है कि भाई ये कर देगा, तेरा भाई ये कर देगा, तेरा भाई वो कर देगा। सब झूठी की झूठी बातें होती हैं। जब उसका शराब उतर जाती है तो वो बोलता है कि यार मैंने रात को पता नहीं क्या बोल दिया, क्या नहीं बोला। तो उस वाले में शराब का सेवन करने के पश्चात उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, कौन से वाला भाग प्रभावित होता है बताइए आप मेरे को। कौन से वाला होगा, अनुमस्तिष्क होगा, सेरिबेलम होगा, पेनस वैली होगा, या फिर हाइपोथैलेमस होगा, कौन से वाला होगा बताइए आप मेरे को। अरे कुछ लोगों ने आंसर दे दिया गया है। सर आप बोल रहे सर ये ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है। देखो अपने पास में इस वाले का शराब का सेवन करने के बाद में आदमी बहकी बातें करने लग जाता है। उसका माइंड ऑफ कंट्रोल जीरो हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, पर वो बड़ी फेंकने लग जाता है। अपने आप को क्या समझने लग जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है कि सब सारी दुनिया मेरे से नीचे है। ऐसा ही एक शराब ये काम करवा देती है। पर ये क्या करता है, जब उसका सेवन करने के बाद मस्तिष्क से कौन से भाग पर प्रभाव पड़ता है कि वो ऐसी बातें करने लग जाता है। उससे कौन करवाता है, कौन करवाता है मेरे को बताइए। अब अपने पास में आता है अनुमस्तिष्क होता है ना, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम अपने पास में ये काम करना बंद कर देता है। ये काम करना बंद कर देता है, क्या करता है, उसका माइंड ऑफ कंट्रोल जीरो हो जाता है। तो बहकी बातें करने लग जाता है, अपने आप को 30 मार का समझता है, उसके कारण ये बातें करने लग जाता है शराब का सेवन करने के बाद में। ठीक है ना, लिमिट का करोगे तो एक नहीं करेगा, पर ज्यादा पीने के बाद में वो कुछ अपने होशो हवास सारे के सारे खो देता है। कौन से वाला है लाडलो, सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये चीज इसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। समझ में आ गया। चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है अपने को एग्जामिनर, कितने सरल सवाल हैं। श्वसन के अंदर कहां उपस्थित होता है, श्वसन के अंदर कहां उपस्थित होता है। अरे कुछ लोगों ने तो देखो कैसे जवाब दिए सर, मुंह नाक में। अरे यार ऐसे जवाब थोड़ी दिया जाते हैं, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होगी। श्वसन के अंदर कहां उपस्थित होता है, सेरिबेलम में, मेडुला ऑब्लिंगुटा में, या फिर हाइपोथैलेमस में। कौन से वाले में होगा, कौन से वाले में होगा मेरे लाडो। अब अपने पास में बहुत सारे लोगों के आंसर सही आए हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया। कौन सा वाला, मेडुला ऑब्लिंगुटा में। इस वाले के अंदर अपने पास में श्वसन के अंदर उपस्थित होता है। बहुत सारे लोगों का जवाब बढ़िया आया है, वाह बढ़िया। अंशु जी का सही आया, महेंद्र जी का सही आया है, शंकर जी का भी सही आंसर आया है। मतलब आप धीरे धीरे पढ़ने लग गए हो, और आज का जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक में आपको बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलो तो लाड लो आगे वाले पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो तो इस वाले में अपने पास अनुकंपी यंत्र का कार्य क्या है। अनुकंपी यंत्र का कार्य नहीं है, अनुकंपी यंत्र का कार्य नहीं है। कमेंट करके बताइए आप मेरे को। हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, पुतली का फैलना, श्वसन दर बढ़ाना, लार का श्रावण को बढ़ाता है। कौन से वाला साथ में देगा और कौन से वाला साथ नहीं देगा। बात चल रही है अपने पास में कौन से वाला टॉपिक जो चल रहा है, उस टॉपिक का नाम अपने पास में तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र चल रहा है तो लार का श्रावण तो वैसे ही नहीं होगा। देखो अपने पास में कौन से वाला साथ में देगा और कौन से वाला, और हृदय वाला में नहीं होगा। ठीक है मेरे लाड लो, अब बताइए मेरे को कमेंट करके। आज के लिए अपने एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, आज अपना तंत्रिका तंत्र वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना मेरे लाड लो, अब इस वाला कमेंट करके बताइए अपने पास में। देखो अनुकंपी यंत्र होता है वो लार के श्रावण को बढ़ाता है।
अपने पास में क्या करता है, लार के श्रवण को बढ़ा देता है। यह चीज जिसका सही आया है वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है मेरे साथियों, मिलते हैं अपन कल।